देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 12th क्लास के फिजिक्स का पेपर 2022 में जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। जैसे कि पहले पार्ट से ही पहला ही प्रश्न है हमारा कि कूलाम का वैद्युत बल का नियम। कूलाम का वैद्युत बल का नियम, या पूछ लेता है हमसे कि वैद्युत बल संबंधी नियम क्या होता है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा गॉस की प्रमेय। अब गॉस की प्रमेय कई बार पूछी है, इसमें गॉस की प्रमेय भी बताइए। तीसरा प्रश्न है हमारा किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति अनुदैर्ध्य स्थिति। देखिए ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों कि ये वाला जो प्रश्न है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये जो वाला है कि एक बार क्या हुआ था कि अक्षीय स्थिति पूछा था। जब अक्षीय स्थिति पूछा था ये 2018 में, 2019 में, लेकिन अनुदैर्ध्य स्थिति पूछ लिया 2019 में। 2019 में भी पूछा और 2020 में भी पूछा था। ये बस बच्चा क्या करने लग गया कि बच्चा याद करके चला गया कि अक्षीय स्थिति होता है, लेकिन उसका दूसरा नाम हमसे पूछ ले। दूसरा नाम क्या पूछ लिया कि अनुदैर्ध्य स्थिति। तो ये बात पूछ लेता। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर क्या काम करता है कि प्रश्नों को बदल बदल के पूछता रहता है। कैसे पूछता है कि ये पूछ लिया, कभी फिर बाद में ये वाला पूछ लेता है, जो कि इसका उल्टा होता है निरक्षीय। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, ये प्रश्न ऐसा है जो कि बार बार पूछा जाएगा और अब के भी यही प्रश्न पूछा जाएगा। मैं बता रहा हूं अब के भी यही प्रश्न पूछा जाएगा। या तो पूछ ले अक्षीय स्थिति पूछ ले, या फिर पूछ ले आपसे निरक्षीय स्थिति पूछ ले। देखिए मैंने इसीलिए ये एक में ही लिख दिया है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इसका आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है बस। और उसके बाद में ये वही वाला प्रश्न है कि अनुस्प्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसमें हमें एक पिक्चर बनानी है, डायग्राम करना है और फिर बाकी का सारा मैथमेटिक्स पोर्शन की तरह इसको सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। वैद्युत विभव, क्या बोला ये? वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी लिखिए। दूसरा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। समांतर प्लेट वाला प्रश्न भी पूछ लेता, कई बार प्रश्न पूछा गया था। फिर निगमन, देखिए सूत्र का निगमन कीजिए। निगमन के स्थान पे व्यंजक भी आपसे पूछ सकता है। निगमन के स्थान पे व्यंजक भी पूछ सकता है आपसे। ये ना कहें कि भाई सर ने तो हमें निगमन बता दिया और आ गया व्यंजक, या सूत्र की स्थापना कीजिए। इनका तीनों चारों का मतलब एक ही होता है। अब जैसे परावैद्युत ध्रुवण क्या होता है? परावैद्युत ध्रुवण क्या होता है? फिर अगला है कि प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे हम। धारा घनत्व की परिभाषा एवं मात्रक तथा अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग और मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम का नियम। देखिए हम इसे 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ओम के नियम के आधार पर ये बार बार प्रश्न पूछने वाला है। ओम के नियम का निगमन कीजिए। अपवाह वेग, अनुगमन वेग, मैंने देखिए समय बहुत कम है तो इसलिए मैंने ये पूरे प्रश्न ना लिखते हुए आपको बस पता लग जाना चाहिए कि किस टाइप का पेपर आएगा, तो मैंने ये शॉर्ट में लिख दिए हैं। जैसे अब ये था यहाँ अपवाह वेग। अपवाह वेग किसे कहते हैं? दूसरे में पूछ लेता, देखिए ये दूसरा प्रश्न है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं? इसमें फिर पूछता मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन के वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम का निगमन कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, वैद्युत परिपथ के नियम पर किरचॉफ
देखिए एक वर्ड आ गया किरचॉफ, लेकिन हमारा एनसीईआरटी में किरचॉफ के स्थान पर किरखौफ है, किरखौफ लिखा हुआ है, लेकिन एक्टिव की बुक में हमारा किरचॉफ है, जो कि हम कभी पहले से ही पढ़ते आए हैं। पर इतना ध्यान रखना बच्चों कि यदि किरखौफ आ जाए, किरखौफ और किरचॉफ का मतलब एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद में धारा बोल्टता से किरचॉफ का नियम बताइए। फिर दूसरा ही देखिए, इसी का ही किरचॉफ के आधार पे ही दूसरा प्रश्न बन गया। कैसे बना देखिए कि किरचॉफ के वैद्युत परिपथ से संबंधित नियमों की सहायता से संतुलन की अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु 100%, जो कि बार बार पूछा जाता है हमसे, किरचॉफ की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, या पूछ लेता हमसे कि P अपॉन Q बराबर R अपॉन S प्राप्त कीजिए, ये भी हमसे पूछ लेता भैया। अब देखिए बच्चों, विभव मापी का सिद्धांत भी बताइए। कभी कभी क्या होता, भाई जो प्रश्न बार बार पूछ लेता है तो एग्जामिनर ये सोचता है कि भाई ये मैं बार बार पूछ रहा हूँ तो अब क्या मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, तो वो क्या करेगा, इसी पार्ट से दे देगा कि विभव मापी का सिद्धांत बताइए, विभव मापी के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ऐसे पूछ लेता। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एम्पियर, देखिए एम्पियर की परिभाषा तथा चुंबकशीलता। देखिए एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, एम्पियर के बारे में आपको बताना। 2 नंबर में पूछा था कि एम्पियर किसे कहते हैं, एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, 2 नंबर में पूछा गया था ये। लेकिन एक बार 2 नंबर में ही ये पूछ लिया था कि चुंबकशीलता μ0 ये तथा वैद्युतशीलता ε0 में क्या संबंध होता है, मैं संबंध बताओ कि क्या संबंध है इसमें, ये पूछ लेता। फिर आगे बढ़ेंगे, बायो-सैवर्ट नियम। देखिए बायो-सैवर्ट नियम बार बार परीक्षा में पूछने वाला प्रश्न है। बायो-सैवर्ट नियम किसे कहते हैं, बायो-सैवर्ट नियम, और फिर इसके आधार पर किसी धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए। एम्पियर के परिपथीय नियम भी लिखिए। तीसरा है हमारा चल कुंडली का धारा माप। देखिए चल कुंडली जो है हमारी, चल कुंडली भाई हमने बताया था आपको, चल कुंडली को कब हमारे प्रैक्टिकल में भी पूछ लेता है, बच्चों से हम ये चार्ट पे भी बनवाते हैं। चल कुंडली हमारी भैया क्या होती है, चल कुंडली में हमारी क्या चीज होती है, चल कुंडली का सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ये हमारे ये थे प्रश्न, और मेरे प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अभी प्रश्न नंबर भी काफ़ी हैं, पहले इसका आप देखिए। जैसे अभी हमने प्रश्न नंबर 4 में करा था, और अब हम करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 5 को। जैसे अब 5 में हमने बताया कि पहला प्रश्न जो है हमारा 5 का, भूचुम्बकीय क्षेत्र के विभिन्न अवयव, भूचुम्बकीय क्षेत्र के विभिन्न अवयव, ये कह रहा भूचुम्बकीय क्षेत्र के विभिन्न अवयव क्या होते हैं और उनके बीच संबंध एक सूत्र स्थापित कीजिए। उनके बीच संबंध एक सूत्र स्थापित करना है हमें, तो सूत्र स्थापित हम कैसे करेंगे। फिर उसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ हम बढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 5वें चैप्टर में बस मात्र एक ही प्रश्न है और बाकी के इसमें नहीं है। मैंने एक ही प्रश्न वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रखा है जो कि भूचुम्बकीय क्षेत्र है। चैप्टर 5 में एक ही प्रश्न है बस ये खाली। अब चलेंगे 6 की तरफ। 6 की तरफ चुम्बकीय फ्लक्स व वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम। कभी कभी ये हमसे ये पूछ लेता कि खाली फैराडे के नियम ही पूछ लेता हमसे, भाई
चुंबकीय वगैरह छोड़ दिया इसमें, और फैराडे के नियम ही पूछने लग जाता है हमसे कि फैराडे के नियम बताइए। ये 2018, 19, 20 लगातार पूछा था ये, और देखिए, और ये 2022 में भी पूछेगा, ये 2022 में भी पूछेगा फैराडे के नियम। किसी भी प्रकार से पूछ सकता है हमसे ये, ऐसे नहीं कि ये लिख दिया कि चुंबकीय फ्लक्स के में फैराडे के नियम बताइए। कभी कभी अलग भी पूछ लेता कि फैराडे के नियम क्या होते हैं हमारे। अब आगे बढ़ते हैं। लॉरेंज बल, देखिए लॉरेंज बल से क्या तात्पर्य है, लॉरेंज बल से क्या तात्पर्य है, लॉरेंज बल से क्या तात्पर्य है, इसके अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा भी बताइए। अगला प्रश्न क्या है, देखिए चलिए, भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं। भंवर धाराएं, देखिए हमारे जीवन में भंवर धाराएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए ट्रांसफार्म होता है, इसमें क्या है, ट्रांसफार्म, इससे हानि क्या होती है और ट्रांसफार्म क्रोड क्या होती है। भंवर धाराएं हमारा सारा बिजली से संबंधित होता है। ट्रांसफार्म में जो हमारी वो खुंटियां जो होती हैं ऐसे करके दिखाई देती हैं, आपने ट्रांसफार्म को देखा होगा, उसमें भंवर धाराएं हमारी चलती हैं, उसके अंदर तेल होता है, और जब ऐसे एक पंखड़ी टाइप से चलती हैं, और आपने देखा होगा जब ट्रांसफार्म के पास में आप खड़े होगे तो वो आवाज करता है, एक आवाज करता है, वो ही हमारी भंवर धाराएं होती हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि इससे क्या हानियां होती हैं। हानि ये हो जाती हैं, यदि हमारी भंवर धाराएं कम हो गई तो हानि होगी और ट्रांसफार्मर फूक गया और लाइट जो आएगी वो कम हो जाएगी हमारी। उसके बाद में चलेंगे हम, अनुनादी परिपथ क्या होता है। देखिए मैंने इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूं उस पर मेरा ये सर्किल है जो ज़्यादा ही वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आगे चलेंगे, अनुनादी परिपथ श्रेणी व समांतर अनुनादी परिपथ से प्रतिबंध क्या है। हालांकि वे ये सारे ही मैंने एक एक प्रश्न बहुत ही मेहनत से इसको बनाया है, मेहनत से मैंने लिखे हैं इसको, एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से, कि श्रेणी व समांतर अनुनादी परिपथ के लिए प्रतिबंध क्या होता है। अगला है देखिए, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत क्या होता है। देखिए चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत क्या होता है। इसमें कभी कभी हमसे वोल्टेज पूछ लेता है, V = V0 sin ओमेगा t से प्रेरक तंत्र से क्या होता है। फिर आगे L धारिता, C प्रतिरोध होता है, R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। जबकि इसमें सिद्ध करवाता है हमसे कि Z बराबर क्या होता है, ये चीज़ आनी चाहिए। जबकि tan phi ओमेगा L -1/ωc/R ये सिद्ध करवा लेता। देखिए एक बार क्या हुआ कि एग्जाम में हमसे ये पूछ लिया, ये नहीं पूछा, और बच्चा कहने लगा सर जी वो तो आया नहीं। अरे भैया आया था, लेकिन ये इसका दूसरा पार्ट पूछ लिया था हमसे, ये नहीं पूछा, ये पूछ ले, कभी कभी ये पूछ लेता और ये नहीं पूछता हमसे। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत बताइए। देखिए ट्रांसफार्म और प्रत्यावर्ती ये हम हाई स्कूल में भी पढ़ा था हमने, और अब देखिए जाहिर सी बात, देखिए हाई स्कूल का 12th क्लास में आ गया। देखिए कितनी अच्छी बात है, हाई स्कूल का 12th क्लास में आ गया हमें। देखिए हमने पढ़ा था ट्रांसफार्म का चित्र बनाइए, कितनी अच्छी बात है ट्रांसफार्म, और हमने हाई स्कूल में भी पढ़ा था। देखिए अभी पेपर हुआ था, मैंने बताया हाई स्कूल की भी मैंने वीडियो डाली थी, उसमें विद्युत मोटर आ गया, उसमें ट्रांसफार्म विद्युत मोटर वाला, और देखिए ऐसे ही आपका ये आ गया ट्रांसफार्म। तो ये ट्रांसफार्म ये रहा इसमें भी, और देखिए एक इसमें भी ट्रांसफार्म आ गया, और दूसरे में भंवर धाराओं में भी ट्रांसफार्म आ गया। देखिए कितनी अच्छी बात है ये भैया तुम्हारी। फिर आगे चलते हैं हम कि LCR, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी क्या होता है। आगे चलेंगे, प्रकाश संचरण से संबंधित मैक्सवेल की समीकरण। देखिए बार बार पूछता है ये कि मैक्सवेल की समीकरण क्या होती हैं, लेकिन अब आप कहोगे कि जी मैक्सवेल की समीकरण तो आपने लिखा नहीं, आप बता रहे हैं कि मैक्सवेल की समीकरण, लेकिन मैंने नहीं लिखा तो लेकिन आ भी जाता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत हमारा क्या होता है, और ये मैक्सवेल के समीकरण भी हमसे पूछ लेता है। मैक्सवेल के समीकरण भी हमसे पूछ लेता है, मैक्सवेल के समीकरण क्या होते हैं।
अब आगे चलेंगे, विस्थापन धारा क्या होती है, हमारी विस्थापन धारा क्या होती है, क्रांतिक कोण क्या होता है, दर्शन कोण क्या होता है, प्रकाशिक तन्यता क्या होता है। मैंने एक ही प्रश्न में ये अलग अलग लिख दिए, इनमें क्या पूछता है, इनमें की परिभाषा पूछ लेता है। भाई हमसे पूछ लिया कि दर्शन कोण किसे कहते हैं, भाई दर्शन कोण हमसे पूछ लिया, और कभी कभी ये पूछ लेता कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, भाई दर्शन कोण किसे कहते हैं, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, क्या होता है ये, ठीक। फिर उसके बाद में देखिए, ये हम इसे भी हाई स्कूल में पढ़ते आए हैं कि उत्तल, भाई उत्तल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र, ये मैंने हाई स्कूल में भी, जब आप भी पढ़ते हैं तो हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने, ये n/v - 1/u n - 1/r, ये हमसे सिद्ध करवाने के लिए आता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, देखिए 1/f, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। अब आगे चलते हैं, या परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए और सिद्ध भी करवा लेता है ये हमसे, कभी कभी f बराबर f1 f2/f1 + f2 क्या होगी, ये देखिए ये सिद्ध भी करवा लेता है हमसे। अब आगे बढ़ते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र व किरण आरेख बनाइए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र व किरण हमें आरेख बनाने हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे और इन्हें अच्छी तरीके से बार बार याद करिए, रफ पे लिखिए और इन्हें पढ़ के जाइए। ये इतने परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ये। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 10 में आपका तरंगागर व संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण व प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे भाई तरंगागर किसे कहते हैं, फिर उसके बाद में संपोषी किसे कहते हैं, विनाशी किसे कहते हैं। ये अलग अलग टिप्पणी के रूप में हमसे पूछ लेता है, अलग अलग टिप्पणी के रूप में पूछता है हमसे कि 2-2 नंबर में पूछ लेता है। जैसे अब एक बार हमसे पूछ लिया था कि विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं। फिर एक बार पूछा था कि तरंगागर किसे कहते हैं। ये अलग अलग हमसे 2-2 नंबर में पूछ लेता है। जैसे अब प्रश्न नंबर, व्यतिकरण व प्रकाश का व्यतिकरण या दो तरंगों का व्यतिकरण, इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। ये अलग अलग पूछ लेता। मैंने क्या काम करा, देखिए समय को कम होते हुए प्रश्न ज़्यादा हो जाते हैं, बस आपको तो ये बताना है कि प्रश्न ये हमारा इम्पोर्टेंट है। जैसे अब इसमें मैंने एक ही प्रश्न में कई प्रश्नों को जोड़ दिया। भाई इसमें व्यतिकरण किसे कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं, या अथवा पूछ सकता है दो तरंगों का व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें हमारी क्या होती हैं। प्रश्न नंबर, हाई गेंस, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाई गेंस बार बार क्वेश्चन पूछने वाला है। हाई गेंस के तरंगागर का सिद्धांत, वे हाई गेंस की द्वितीयक तरंगों के परावर्तन नियम बताइए। हाई गेंस का बार बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब यंग के दो सिल्टों के प्रयोग में किसी दीप्त फ्रिंज, देखिए जहां पर भी आपको फ्रिंज नजर आ जाए लिखा हुआ, बस आपको यही फ्रिंज वाला करना है। देखिए इसमें आ गया यंग के दो सिल्टों के प्रयोग में दीप्त फ्रिंज के केंद्रीय फ्रिंज से दूरी का व्यंजक स्थापित कीजिए। अथवा इसका दूसरा प्रश्न ये होता है कि एक पतली झिर्री द्वारा विवर्तन, या एक पतली झिर्री तो आ गया, इसमें एक सिल्ट भी पूछ लेता। एक बार क्या हुआ कि इसमें एक सिल्ट पूछ लिया था हमसे। भाई पतली झिर्री ना पूछते हुए एक सिल्ट पूछ लिया हमसे। अब बच्चा कहने लगा सर जी यहाँ तो पतली झिर्री था लेकिन पेपर में पूछ लिया एक सिल्ट। अरे भैया मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ही ये है, इसका मतलब ही ये होता है। फिर
प्रतिरूप प्राप्त करने की ज्यामिति देखिए, कभी कभी ये पूछ लेता है कि एक सिल्ट की ज्यामिति विधि की व्यवस्था का किरण आरेख बनाइए। इसके केंद्रीय उच्चिष्ट देखिए, केंद्रीय उच्चिष्ट और कोणीय की चौड़ाई का सूत्र स्थापित कीजिए। क्या हुआ था, आपसे पिछले बार जो परीक्षा हुई थी तो उसमें ये केंद्रीय उच्चिष्ट को हटा दिया गया था। क्या पूछ लिया था, कोणीय चौड़ाई पूछ ली थी हमसे। क्या पूछ लिया था, कोणीय चौड़ाई का सूत्र पूछ लिया था। अब आगे देहली आवर्ती, देखिए देहली आवर्ती किसे कहते हैं बच्चे, ये बार बार पूछा जाता है 2 नंबर में। देहली आवर्ती किसे कहते हैं, द्रव तरंगें किसे कहते हैं, अथवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइंस्टीन, बार बार पूछा जाता है कि आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण 1/2mv² बराबर hv - v0 की स्थापना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 2022 के लिए लिख दिया है। आइंस्टीन की ऊर्जा का समीकरण, आइंस्टीन की प्रकाश की वैद्युत का समीकरण, और ये इसे सिद्ध करवाता है। ये देखिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर का आरेख बनाइए। फिर पूछ लेता हमसे कि स्पेक्ट्रमी रेखाएं बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, ये इसी का ही प्रश्न है। पाचन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, इसमें से एक तो पूछ नहीं, बामर का पूछ ले, ब्रैकेट पूछ ले, फुंड पूछ ले, पाचन पूछ ले, आपसे ये 5 होती हैं। इनमें से एक पूछ लेगा और टिप्पणी पूछ लेगा। कभी कभी क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में सारी के सारी पूछ लेता है, और कभी कभी क्या होता है, इन्हें ना देगा, बस क्या दे देगा कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संरचना कीजिए, या कह देगा कि ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। तो फिर भी हमें ये पांचों की पांचों करनी है, फिर भी हमें ये पांचों की पांचों करनी है। तो कैसे करेंगे इसे, तो रदरफोर्ड भाई, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन, ये रदरफोर्ड का क्या है, इसमें ये केमिस्ट्री का प्रश्न है, लेकिन फिजिक्स में भी है। आपको ये याद करना है कि अब भाई केमिस्ट्री का भी है, पहले फिजिक्स का है, फिर केमिस्ट्री का पेपर है। हो सकता है आपका फिजिक्स में ना आया तो केमिस्ट्री में तो आए नहीं है। ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दोस्त, रदरफोर्ड के अल्फा कण का संबंधित प्रयोग बताना है हमें इसमें। फिर द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, नाविक के संलयन क्या होता है, ये भी हमारा केमिस्ट्री से लिया गया, पर लेकिन ये हमारा फिजिक्स में ये पार्ट है, हमारा फिजिक्स में ये 13वां पार्ट है जिसमें ये लिया गया। क्रांतिक द्रव्यमान क्या होते हैं, ये हमें इसके बारे में बताना है। और देखिए इस चैप्टर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है, एएमयू द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा एमई में ज्ञात करिए। फिर अगला, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालकों का वर्णन कीजिए। पीएन संधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2022 में के लिए तैयार करें। पीएन संधि, अरे एक बात का और ध्यान रखना, पीएन संधि ना पूछे तो एनपीएन संधि पूछेगा, एनपीएन संधि पूछेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको जैसे आपके याद है पीएन संधि, तो पेपर में आ गया एनपीएन संधि, तो आप फिर भी इसे ही कर देना। मैं कह रहा हूं इस बात है, बस इतना करना, ध्यान रखना कि पीएन संधि है तो वहां पर आप पेपर में परीक्षा में करते वक्त यदि एनपी आ जाता है तो आपको एनपी ही लिखना होगा। जैसे पीएन की ये हमने लिखा पीएन संधि डायोड क्या होता है, देखिए अब या हो सकता है एन टाइप, पी टाइप, अर्धचालक बताइए। भाई एन टाइप भी पूछ सकता है, एन टाइप या पी
पी टाइप अर्धचालक बताइए। अगला क्वेश्चन है प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी। देखिए बच्चा इस एलईडी को समझ जाता पिक्चर पे देखने वाली एलईडी को, लेकिन यहाँ पर और कुछ है ये फिजिक्स में। तो क्या कह रहा है ये, एलईडी क्या है अथवा फोटो डायोड क्या होता है, और अथवा सौर सेल की कार्यविधि को समझाइए। सौर सेल से भी एक पूछ लेता, इसकी कार्यविधि को समझाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों यही थे हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स के प्रश्न, और इन्हें आप याद करना अच्छी तरीके से। अभी आपके पास में समय है, याद करना अच्छे तरीके से, लिख लिख के देखना, और परीक्षा में ये आपको करने के लिए मिलेंगे, करके आना। और आपको ये सवाल अच्छे लगे हैं, प्रश्न अच्छे लगे हैं तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना। और एक बात का और विशेष का ध्यान रखना, भाई किसी का भला हो जाए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और दोस्तों से भी कहना कि भाई इन्हें सब्सक्राइब करो और लाइक करो। और ऐसे ही मैं आपको वीडियो देता रहूँगा यदि मुझे आप लोगों का सहारा मिलता रहेगा। यदि आप मुझे ऐसे ही पसंद करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे और सब्सक्राइब करते रहे, मैं ऐसे ही आपको वीडियो डालते रहूँगा। अब आगे आने वाला पेपर केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री की भी मैं ऐसे वीडियो डालूँगा। मैथ की भी डाली थी मैंने, मैथ का भी पेपर ऐसे ही आया था, और इसी प्रकार से मैंने ये फिजिक्स के प्रश्न डाले हैं। आप इन्हें देखो, तैयार करो और बढ़िया अच्छे तरीके से परीक्षा में करने जाइए। थैंक यू।